जी विनोद जी, क्या ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा, जिसकी आशंका आम आदमी पार्टी के मन में है कि भाई जहां, और ये कहा जाता है कि आपने गोवा के अंदर पिछली बार जहां कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 17 सीटें उसको मिली थी, बीजेपी के पास 13 सीटें थी, लेकिन अंततः वहां गोवा में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर सुबह 5 बजे शपथ दिला दी गई सिर्फ 2 लोगों को, और उनके पास ही बहुमत नहीं था। कर्नाटक में भी यही हाल हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ, झारखंड में भी ये सब करने की कोशिश की गई है। नहीं नहीं, बात आपकी सही है। मैं तो जब एमसीडी चुनाव की मतगणना हो रही थी और नतीजे आ रहे थे, तो मैं एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था। तो जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता आते थे वो यही कहते थे कि भाई साहब, सीटें कितनी भी आए, मेयर हमारा बनेगा। बाद में ये बात जो है, जो उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कही कि जीते कोई, सीटें कितनी भी आए, मेयर हमारा बनेगा। तो बार बार पूछते थे हम लोग, भाई कैसे बन जाएगा? बोले नहीं, मेयर बनेगा हमारा। अब उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम चला, पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की वो मेयर के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लगा कि भाई सब ठीक ठाक रहेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और उसके बाद एमसीडी आम आदमी पार्टी चलाएगी। फिर अचानक से जो है, जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए मेयर और डिप्टी मेयर के, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो जब उम्मीदवार घोषित किए, तब हमको लगा, या मेरे जैसे तमाम सारे पत्रकारों को भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा, मनोज भाई को भी लगा होगा, ये तो बड़े खाटी पत्रकार हैं, कि कुछ मामला जो है जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। अदरवाइज हारने के लिए तो मेयर का चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ती, कि जानते हुए कि वो हार जाए और कोई और वो अपने उम्मीदवार उतारे। उससे बेहतर है कि एक मैसेज दे दे कि भाई हम सर्वसम्मति से मेयर चुन रहे हैं, सहयोग करके सब चलना चाहिए। तो जब उन्होंने कैंडिडेट उतारे तभी समझ जाना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले तो दसों जो है नामांकित जो है मनोनीत के पार्षद, जिनको पहले एल्डरमैन कहा जाता था, वो मनोनीत सदस्य हैं। फिर जो प्रोटेम स्पीकर का मामला आया, उसमें भी ठीक है, ये कहीं संवैधानिक स्थिति नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट ही हो, लेकिन परंपरा है कि सीनियर मोस्ट होता है, माना जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत के आए थे तो कमलनाथ बने थे प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के, लेकिन 2019 में बदल दी गई स्थिति। मेनका गांधी सबसे ज्यादा वरिष्ठ थी, लेकिन बनाया कोई और गया प्रोटेम स्पीकर। तो इस तरह परंपराएं भी बदल जाती हैं। जैसे कि हमेशा माना जाता है डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन में मिलेगा, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर भी रूलिंग पार्टी ले लेती है, चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो। तो परंपराएं चलती रही, लेकिन अब परंपराएं भी बदली जा रही हैं। तो इसलिए परंपरा के आधार पर अभी मान के चलना कि ऐसा ही होगा, ये मतलब मुझे लगता संभव नहीं है, क्योंकि परंपराएं जिस पार्टी को सूट करती है वो मानती है, नहीं सूट करती तो बदल देती है। तो इन सारे मूव से ये बात समझ में आ गई थी। दरअसल आशुतोष जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, वो सत्ता के बिना, उसको जब सत्ता उसकी जाती है तो उसको बड़ी बेचैन हो जाती है। उसको लगता है कि सत्ता जो है हमारी कैसे चली गई। इसीलिए मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद सरकार बना ली उन्होंने, तोड़फोड़ करके सिंधिया जी को लेकर के। महाराष्ट्र में उन्होंने बना ली तोड़फोड़ करके, वहां सिंधिया जी को तोड़ा, यहाँ शिंदे जी को तोड़ा। उसके बाद जो है कर्नाटक में बना ली, उसके पहले वहां भी जो है कर लिया। राजस्थान में कोशिश पूरी की गई, सफल नहीं हुई, क्योंकि अशोक गहलोत पूरा एक्टिव थे, उन्होंने उसको पूरे नंबर नहीं जुट पाए। फिर तो इस तरह से जो है, गोवा का आपने उदाहरण दिया ही, वो बिना सत्ता के, वो अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया अभी महमूद साहब ने, कि एक वोट से हार गए। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं मालूम है आपको? कहते हैं अटल जी थे इसलिए तो हार गए, और इसलिए 2004 भी हार गए। अब हम वो अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, हम ऐसे नहीं हारेंगे, हमको हराना आसान नहीं है। महमूद साहब आप भूल जाइए अटल जी की बीजेपी, अडवाणी जी की बीजेपी। ये बीजेपी मोदी जी और शाह जी की बीजेपी है। इसमें जो है, आप याद कीजिए, तो सुषमा स्वराज पर वो ललित मोदी वाला मामला आया था, तो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट क्या था? ये एनडीए सरकार है, यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। एक भी इस्तीफा हुआ क्या? वहां इस्तीफों की झड़ी लग गई थी यूपीए में, और नतीजा क्या निकला? इस्तीफे देते गए यूपीए सरकार के मंत्री, और आरोप चस्पा होते गए, और 2014 में 44 पे आ गए। तो जनता भी जो है वो नैतिकता वैतिकता को तो स्वीकार नहीं करती आशुतोष। जनता भी हवा के साथ चलती है। मतलब विरोध, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे है कि जो
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, खासकर राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर आप भूमिका को भी यहां पर देखने की जरूरत है। पौंडीचेरी में जब किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी तो आप देखिए किस तरीके के मुख्यमंत्री उनके धरने पे जाके बैठ गए, वो सीधे चीफ सेक्रेटरी को या सीधे डीजीपी को कॉल तो पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, और वो तो उपराष्ट्रपति बन गए। तो अभी हाल का मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में जो जो बघेल की सरकार ने जो आरक्षण किया है, जो गवर्नर ये कहती थी कि 2 मिनट के अंदर सिग्नेचर करेंगे, पिछले 1 महीने से फाइल पड़ी, उसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो रहा, जबकि सर्वसम्मति से वो आरक्षण का विधेयक पास हुआ। हमने महाराष्ट्र के बारे में आपको बताया किस तरीके से वहां पे जो था, या जो राजस्थान में ऐसे उदाहरण है। तो ये जो कांग्रेस के जमाने में भी गवर्नर इसी तरीके से काम करते थे, आज ये भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। विनोद जी, आशुतोष जी, गवर्नर के अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? केंद्र सरकार। और जाहिर है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, गवर्नर की वफादारी उसके प्रति होती है। या तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट का तरीका ऐसा हो कि वो कमेटी हो सुप्रीम कोर्ट की और उसमें इस तरह से नियुक्तियां हो गवर्नर की। तो गवर्नर जब बने ही इस काम के लिए है कि केंद्र सरकार उन लोगों को गवर्नर बना के भेजेगी जिनको रिटायरमेंट दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो आज की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। तो गवर्नर से को एक तरह से भेजा इस काम के लिए जाता है। इक्का दुक्का गवर्नर सतपाल मलिक जैसे बात में आ जाते हैं जो एकदम से डिफाई करने लगते हैं, तो वो बहुत अपवाद किस्म के कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। और वो भी डिफाई कब करते हैं, जब उनको जो है जम्मू कश्मीर से गोवा भेज दिया जाता है और गोवा के बाद जो उनको मेघालय भेज दिया जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर गवर्नर तो केंद्र सरकार का ही एक तरह से आदमी होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।